बच्चों हम लोग रोटेशन मोशन चालू कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इधर, हमने इससे पहले ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी किया था। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन में फ़र्क क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे मान लो एक बॉडी है, अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन में है तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी सभी की क्या रहेगी? सेम वेलोसिटी रहेगी। ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करें इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी, जिसमें सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब घूम नहीं रहे। मतलब अब हम बात करते हैं रोटेशन मोशन की। तो देखो जब हम लोग रोटेशन मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन आता है, एक रोटेशन मोशन आता है। तो ये बच्ची बताइए, डेजी बताओ बच्ची, रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या होता है? क्या डिफरेंस? और रोटेशन कैसे घूमेगा? ओमदीप बताओ, सर्कुलर और रोटेशन मोशन में फर्क क्या होता है? रोटेशन मतलब सर उसमें रोटेट होता है, सर सर्कुलर अपनी ओन एक्सिस पे रोटेट करना। आप बताओ अच्छे देवाशीष, सर्कुलर आप बताओ अच्छे, सर्कुलर और रोटेशन में फर्क क्या होता है? सर सर्कुलर तो एक जगह पे घूमता है और रोटेशन आगे। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में ऐसे कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। बट फर्क ये होता है, सर्कुलर मोशन में बॉडी को पॉइंट मास माना जाता है। जैसे मान लो, एक रुक जाओ बच्चे, इधर देखो, अब बात मत करो इधर। सर्कुलर मोशन की अगर हम बारे में बात करें तो सर्कुलर मोशन में जैसे मान लो एक बॉडी घूम रही है, रोटेशन मोशन में एक स्फीयर घूम रहा है। अगर कोई एक लार्ज बॉडी किसी एक्सिस पे घूम रही होती है तो उसको हम एक तरीके से रोटेशन मोशन कंसिडर करते हैं। और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर जो भी पार्टिकल होंगे उनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। जैसे हम मान लेते हैं पंखे का एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चे, फैन है, ये फैन है, ये फैन के क्या बोलोगे इसको? फैन का ब्लेड है। अब जैसे ही फैन घूम रहा है, अब फैन का जो मोशन होगा उसको आप सर्कुलर नहीं बोलोगे, वो मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशनल कहलाएगा। क्योंकि फैन एक बड़ी बॉडी है और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। वो अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस पे घूम रहा है। जिस एक्सिस पे बॉडी घूमती है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ, जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी घूमती है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है कि फैन का जो मोशन है वो रोटेशन है, बट जो फैन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, फैन के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल हम मान लेते हैं, जब फैन घूमेगा तो ये पार्टिकल का भी मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। तो फैन का मोशन तो रोटेशन है, बट फैन के अंदर ऊपर जो पार्टिकल है, कोई भी आप पॉइंट मास ले लो, उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। जब कोई एक बॉडी रोटेट करती है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके जो पार्टिकल उनका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर। तो रोटेशन मोशन में यही फर्क है। रोटेशन मोशन में एक बड़ी बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड, किसी एक्सिस पे घूम रही होती है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई पॉइंट मास किसी एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा होता है, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब जैसे मान लो फैन घूम रहा है, इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशन मोशन कहेंगे। और फैन के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल मान लेते हैं, इधर देखो एक पार्टिकल है ए। जब ये फैन का ब्लेड पूरा घूम जाएगा यहाँ से यहाँ, अगर कोई एक बॉडी अब किसी एक्सिस के अराउंड, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। तो जब हम कोई एक पार्टिकल लेते हैं सर्कुलर मोशन में तो हम मानते हैं वो छोटे साइज का है, उसको पॉइंट मास माना जाता है। क्या मानते हैं बच्चों? पॉइंट मास। तो ये इस तरीके से होता है रोटेशन में और सर्कुलर में फर्क। समझ में आ गया बच्चों? अब हम जब आगे पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है, और फोर्स लगाने से ही रोटेशन मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे मान लो बच्चों, हमारे पास एक डस्टर है या फिर एक ये मार्कर है। ये अब ये एक मार्कर है, इस पे हमें फोर्स लगाना है। अगर आप मान लो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि थ्रू आउट सेम है, अगर आप ठीक मिड से फोर्स लगाओगे तो ये सीधा चलेगा। कैसा चलेगा? सीधा। अगर ठीक मिड पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। ऐसे जैसे मान लो ये हमारे पास, इधर देखो बच्चे, इधर ये मार्कर है, ठीक बीच से फोर्स लगा रहे हैं, मिड से, ऐसे ऐसे। बट अगर मिड पॉइंट के अलावा हम किसी और पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे
जैसे किनारे पे फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स की वजह से वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। कैसे, इधर देखो, ये मार्कर है हमारे पास और मैं मिड पॉइंट पे फोर्स में लगा के किनारे से फोर्स लगाता हूँ, ये क्या कर गया, घूम गया। समझ में आया? अगर एक मार्कर है उसके ठीक मिड पॉइंट पे, अगर वो यूनिफॉर्म है, मिड पॉइंट पे फोर्स लगाते हो तो ट्रांसलेटरी मोशन में चलेगा। अगर मिड पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हो तो वो क्या कर जाएगा, रोटेट। अब ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताने का कारण क्या, देखो ऑल दो रोटेशन मोशन में पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मिड पॉइंट बताने का कारण है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अब हम इसके बाद सेंटर ऑफ मास चालू करने वाले हैं। देखो हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। अगर नाम से कहें तो आप कहोगे सर मास का सेंटर, बिल्कुल मास का ही सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो कई बच्चों को कॉपी घुमाने की आदत होती है, तो जैसे अगर वो कॉपी घुमाते हैं तो सेंटर ऑफ मास से इसको होल्ड करते हैं और ऐसे घुमाते हैं कॉपी, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। अब होता क्या है बच्चे, हमारे एग्जामिनेशन के लिए सेंटर ऑफ मास किस लिए काम का है, एक तो आप ये ध्यान रखना कि हमको ये पता होना चाहिए किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन में इसकी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तीसरी बात ये कि सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है, और सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला ये बच्चे कि हमें किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी होती है, कैसी होती है, यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक उसके सेंटर में होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कॉपी है, तो एक यूनिफॉर्म सी बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ठीक कहाँ होगा, सेंटर में। यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि एक जगह से थिक हो एक जगह से थिन हो, हर जगह से उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, सेम है। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से होगा। अब एग्जांपल लें, जैसे मान लो कोई बच्चे डिस्क है, डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होगा। रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर होगा। बट एक्चुअली क्या होता है, जब हम रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कई बच्चों कहते हैं कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। रिंग के सेंटर पे कुछ भी नहीं होता है। रिंग क्या होती है, सेंटर से खाली होती है, बट उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। भाई ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वहीं होगा जहाँ कुछ मास हो। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मास का क्या होता है, सेंटर होता है। अभी सारे मास का सेंटर क्या है, बीच में, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बीच में होता है। आई बात समझ में? सबका सेंटर, जब पूरे मास का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास। भले ही वो जगह पे खुद मास हो या ना हो, वो बात अलग है। रिंग अगर हम देखें तो रिंग खाली होती है, बट उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बीच में होता है। तो कोई भी एक यूनिफॉर्म बॉडी की बात की जाए जो सिमेट्रिकल हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास लगभग आपको कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा। स्क्वायर शीट ले लो तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक कहाँ मिलेगा, जहाँ डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ मिलेगा। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम उन बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास ज़्यादा निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं जो थोड़ी सी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो ठीक सेंटर पे मिलता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग मेनली एग्जामिनेशन में वो न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, तो हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं और आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चेक करें। देखो बच्चों, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई बॉडी ऐसी हो जो सिमेट्रिकल बॉडी हो, कैसी बॉडी हो, सिमेट्रिकल, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे ही एग्जिस्ट करता है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट मास है, एम मास और ये एम मास, दो पॉइंट मास है। इनका मास की वैल्यू जो है वो बराबर है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर है। अब ये जो है सिस्टम सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ठीक मिड में होगा। कहाँ होगा, मिड में। 5, इससे भी 5 मीटर पे होगा और इससे भी 5। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको ऐसे ही पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पर होगा। बट बात कहाँ आती है, अगर ये मास कैसे हो, अनइक्वल हो। कैसे हो, अनइक्वल। अब जैसे यहाँ दोनों मास एम बराबर है तो हमें सेंटर ऑफ मास कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली बता देंगे। बट अगर ये अनइक्वल होंगे तो हमको क्या चाहिए होता है कि उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने को पूछे जाते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास मान लो ये मास m है और m है। अगर ये मास एक मास m है और एक मास मान लो 2m है, ऐसा दिया होता, और इनके बीच का सेपरेशन हमको दिया होता 6 मीटर का, और हमसे पूछते कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम m। देखो यार, जब हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछते हैं तो किससे दूरी किससे निकालने ये जरूरी है। जैसे सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं यहाँ कहीं है, तो इससे कितना दूर होगा, इससे कितना दूर होगा, दो अलग अलग डिस्टेंस मिलेंगे आपको। कौन कौन से,
दोनों से इससे कितनी दूरी पे होगा, दो अलग अलग डिस्टेंस मिलेंगे, बट जिससे पूछा जाए उसका आंसर देना। अब हमसे पूछें कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो एक काम करना पड़ेगा बच्चों, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास। तो ये फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा फॉर्मूला, आप लोगों ने शायद कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह टाइप में देखा होगा, कुछ ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला सेंटर ऑफ मास का, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस ऐसे करते करते बाय m1 प्लस m2 डिवाइड करोगे, और y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। बट जहाँ पे y कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो वहाँ y कोऑर्डिनेट निकालना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं निकालेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। देखो यार, जब हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो कम से कम हमें कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट लेने के लिए हमको कहीं ना कहीं ओरिजिन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो आप ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। ऐसे मैं x और y, x ले लेता हूँ और मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये ओरिजिन मान लिया हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6,0। वैसे तो हमको y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों ही जगह क्या है 0 है, तो फाइनल y कोऑर्डिनेट का आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। हमें मेनली x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग मास m1 मान लेते हैं। m1 कितना है m, और m2 कितना है 2m। x1 कितना है 0, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा बच्चे 6। इधर देखो, अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, m1 इंटू x1। m1 कितना है 0, m1 कितना है m, x1 कितना है 0, ठीक है। m2 कितना है 2, x2 कितना है 6, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, इसका एडिशन करेंगे, m प्लस 2m क्या हो जाएगा 3m, 2m है, ये क्या हो जाएगा 12m बाय 3m। 4 मीटर, 4 मीटर कहाँ से, 4 मीटर फ्रॉम m मास। और अगर हम पूछें कि इससे 4 मीटर दूरी पे, तो इससे कितनी दूरी पे होगा, अगर इससे 4 मीटर दूरी पे सेंटर मास, तो इससे कितनी दूरी पे होगा। अब अगर इससे 4 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 मीटर दूरी हो जाएगी, तो ये यहाँ से कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो जिससे आपसे पूछा जाए, खैर वैसे ही उसी से बताना है, बट इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो बच्चे हमारे पास क्या था कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए ही पूछा था, मतलब एक 1D फिगर थी, बट 2D फिगर में हम लोग x और y दोनों कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। ठीक है, बोलो बच्चे बोलो। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है इस गिवन सिस्टम का। यहाँ पर 3 मास दिए हुए हमें, और तीनों ही बराबर है। एक मास 0.1 पे प्लेस्ड है, एक 0.2 पे प्लेस्ड है, एक 0.3 पे प्लेस्ड है, और तीनों की दूरी बराबर है, क्योंकि ऐसा जो ट्राइंगल सा दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल सा है। क्वेश्चन में पूछा गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस मास के रिस्पेक्ट में। अब देखो, हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सबसे पहले हमको ओरिजिन मानना पड़ेगा। ओरिजिन मान करके तीनों ही मास के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम ओरिजिन मानेंगे, तो ये इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं। ओजस बताओ, इसको ओरिजिन क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने में इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो इसलिए हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कितना हो जाएगा a, और y कितना हो जाएगा 0। a,0 गलती से नहीं चलेगा, गलती से नहीं चलेगा बच्चे, गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे, इसका x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा आधा, मतलब कि a/2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, क्योंकि ये साइड क्या है, अगर इस ट्राइंगल को देखें ऐसा जो हमने ड्रॉ किया है, ये a है और ये कितना है a/2 है, और ये परपेंडिकुलर है। अब इससे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, जो कि p क्या आ जाएगा a/2 ये आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर एक बहुत दुख की बात है, आप लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं निकल रहे थे। अगर कोऑर्डिनेट नहीं निकलेंगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो फिजिक्स कैसे करोगे। अब रही बात ये बच्चे, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये मत कहना सर नहीं निकले, ये हो गया वो गया, आपको निकालने हैं ना बच्चों,
आपको कोऑर्डिनेट निकालने आना चाहिए। इधर देखो, अब हमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमें क्या लगाना है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो लगाओ अच्छे करो। इसको हमने 1 माना है, m1 मास मान लिया, इसको m2 मान लिया, इसको m3 मान लिया। क्या मैं लिखूं, क्या m1x1 लिखूं, m1 m2 m3 x1 x2। चलो मैं कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो देखो अच्छे जल्दी बताओ, m1 कितना है, m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 अपॉन m प्लस m तीनों बराबर है 3m। ये कितना आ जाएगा, 3ma/2 बाय 3m, m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा a/2। ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसे बच्चे हम फॉर्मूला लगा देते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है √3/2a। नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस m 3m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा। अब देखो अच्छा, इसको हम, ये तो 0 हो गया पूरा, ये भी ये और ये 0 हो गया, m से m कैंसिल कर देते हैं। ये क्या आएगा देखो, √3/2a बाय 3/1। क्या आ जाएगा ये, √3/6a। तो ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे कोऑर्डिनेट वाइज तो क्या लिखेंगे, a/2 √3/6a। ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिख देंगे प्रॉपर्ली। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। समझो बच्चों। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमको 3 स्क्वायर शीट्स दी हुई हैं। अब यहाँ पर पॉइंट मास नहीं है, 3 स्क्वायर शीट दी हुई है और बोला गया है कि 3 स्क्वायर शीट का तीनों का मास क्या है, बराबर है, और सभी की साइड क्या है, a है। पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बट एक्चुअली क्या है, फिगर ऐसी है, बट सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, p पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, मैंने आपको जब सेंटर ऑफ मास बताया था, इधर देखो, तो मैंने आपसे कहा था ऑरिजिन लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑरिजिन, उसी के हिसाब से आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हो। तो आमतौर पर बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपको इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ऑरिजिन ले लो इसको ऑरिजिन ले लो, क्योंकि आपको इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास चाहिए कि इससे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा। बट अगर आप चाहो, अगर इसको नहीं लेना चाहते तो किसी भी पॉइंट को आप ऑरिजिन मान सकते हो। बट अगर आप किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन मानते हो तो आपको बाद में इसको शिफ्ट करके इससे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा, बट बाद में वो आंसर नहीं होगा, मेरे को आंसर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास आया x, y, ऐसा आ गया, और हमको किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चाहिए था सेंटर ऑफ मास, इसमें। तो फिर हमको सुटेबली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बट उससे बेटर यही है कि आप एक काम करो, इसी को आप ऑरिजिन मान लो। तो हम एक काम करते हैं बच्चे, इसी को हम ऑरिजिन मान लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन चालू करते हैं। चलो ये ऑरिजिन हो गया। देखो बच्चे, स्क्वायर शीट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं p को ही सेंटर ऑफ मास, डिफिकल्ट हो जाएगा। जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है ना, आप उसी को ऑरिजिन मानो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, इसी को ऑरिजिन मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ जल्दी से। देखो ये पूरा a है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a/2, और ये पूरा a है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा a/2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x में ये लेफ्ट साइड है, ये पूरा a है, यहाँ से आधा कितना होगा a/2, और y में ये क्या है, ये पूरा a है और ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा -a/2।
अब इसका इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a/2 और -a/2 एक्स में ये पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2 और वाई में कितना है? ये पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक नीचे है ये, तो -a। अब मैं बच्चों इसको और सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं आपको कोऑर्डिनेट बता दिया, अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है आपको वही वाला। आपको मेनली क्या है इसके अंदर, जब कभी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आए तो आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो अच्छे आखिरी क्वेश्चन देते हैं, रिमूव। देखो अच्छे, अगर हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के भी कर सकते हैं, बट अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ना निकाल के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करें, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को लगाने से हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे हम लोग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो पोजीशन वेक्टर है वो पुट कर देंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो आपको बता दिए थे सारे के सारे लास्ट क्लास में। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए, हमें फॉर्मूला लगाना है, तो हमें हर मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। इसको हमने m1 माना है, इसका पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका बताओ बच्चे। इसको क्या लिखेंगे? -a/2 i + a/2 j। कोई डाउट बच्चे बोलो? इसका पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। r2 इसका पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a/2 i बोलो -a/2 j। और तीसरे वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a/2 i -a/2 j। खैर देखो, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप x और y कोऑर्डिनेट अलग अलग निकालो, चाहे आप पोजीशन वेक्टर से निकालो, बट फर्क ये है कि इसमें आप एक ही बार में कर लोगे, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको x अलग निकालना पड़ेगा, y अलग निकालना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1। m1 कितना है बच्चों? m1 कितना है? m। वैसे तो तीनों सेम ही है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r1 a/2 i + a/2 j। इसका क्या है? -a/2 i -a/2 j, और प्लस तीसरा क्या है? इन सबको ऐड कर देंगे ऐसे। इसका क्या है? मास m, और पोजीशन वेक्टर क्या है? -a/2 i -a/2 j, और टोटल मास क्या हो जाएगा? m + m, तीनों का मिला के क्या हो जाएगा? 3m। अच्छा बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो m को कॉमन ले लेंगे हम लोग। जब m को कॉमन ले लेंगे तो ये m और ये सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जब देखो i वाला i के साथ ऐड होगा और j वाला j के साथ, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि +a/2 है, ये -a/2 है। और कुछ बताओ, और क्या करना होगा? और कुछ 0 हो रहा है? ठीक है, तो फिर r सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये a/2 i, ये a/2 i, और ये तीनों मिल जाएंगे क्योंकि तीनों नेगेटिव में है, तो तीनों मिला के क्या हो जाएंगे? i वाले ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताओ? बोलो -3। सर एक पॉजिटिव है आई, एक पॉजिटिव है, लास्ट वाले पॉजिटिव है। थर्ड वाला पॉजिटिव है, ये अच्छे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये और ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर? -a/2 i कैप -a/2 j कैप अपॉन में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसको क्या लिख दोगे फाइनली मल्टीप्लाई करके? -a/6 i कैप -a/6 j कैप। देखो अच्छा, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना यार। देखो हमारा काम आपको थोड़ा हिंट देना होता है, बाकी मैथमेटिक्स तो आपको खुद करनी होती है, ठीक है। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बड़ी सी डिस्क है, उससे हमने एक छोटी डिस्क को रिमूव कर दिया है। ये मतलब एंट्रेंस वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। तो अब ऐसे केस में अगर कोई बड़ी सी डिस्क से एक छोटी सी डिस्क को रिमूव कर दी जाए, तो रिमूव करने से पहले जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बड़ी सी डिस्क के क्या होगा? सेंटर पे होगा। बट जब हम लोग रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे? रिमूव, उसके बाद सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये चांद जैसी शेप हो गई है। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने हैं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखो बच्चे इसमें क्या है कि हम ये यूज़ करेंगे m कैपिटल M x1 माइनस m x2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले में जो कैपिटल M है वो लार्ज डिस्क का मास है रिमूवल से पहले वाला, और स्मॉल m जो है वो जो स्मॉल डिस्क जिसको हम रिमूव कर रहे हैं उसका मास लिया गया है। और x1 और y1 क्या है? वो जो लार्ज डिस्क है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं रिमूव करने से पहले,
ये जो लार्ज डिस्क है और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिए हमने, और x2 y2 क्या है, जो स्मॉल डिस्क है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं उसके हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिए। तो ये समझ में आ गया बच्चों? अब क्या है कि जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब हम ये जो फॉर्मूला वगैरह इसमें लगाएंगे तो देखते हैं कि करके। तो अगर x सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम बच्चों को ये भी आ रही है कि सर बाकी सब चीज़ें तो निकाल लेंगे, बट स्मॉल डिस्क का मास निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है। इससे देखो, सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो x1 x2 y1 y2 चाहिए। तो सबसे पहले x1 x2 क्या है, x1 y1 क्या है। x1 y1 जो है वो लार्ज डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो ये जो लार्ज डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ मान रखा है, ओरिजिन पे। तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, और 0, 0 क्या है, x1 y1, और x2 y2 क्या होगा, स्मॉल डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। x2 y2 क्या होगा बच्चे बताना। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, ये r/2 होगा, और ये क्या होगा 0। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या क्या पता चल गया, x1 x2 y1 y2। बड़ी डिस्क का मास हमको m दे ही रखा है। अब स्मॉल डिस्क का मास हमको चाहिए। अब स्मॉल डिस्क का मास को नहीं दिया तो हम बड़ी डिस्क के टर्म्स में ही निकाल लेंगे। अगर बड़ी डिस्क का मास m है तो स्मॉल डिस्क का मास इन टर्म्स ऑफ लार्ज डिस्क, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। देखो तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। देखो बड़ी डिस्क है, उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया है πr², तो उसका मास कितना है m। छोटी डिस्क का एरिया कितना है बच्चों, छोटी डिस्क का रेडियस जो है वो r/2 दे रखा है। अगर छोटी डिस्क का रेडियस r/2 दिया है तो उसका एरिया क्या होगा πr²/4, क्योंकि r/2 उसका स्क्वायर। तो उसका मास, अगर इसका एरिया 1/4 है तो उसका मास भी क्या होगा 1/4। तो स्मॉल डिस्क जो है, उस जो स्मॉल डिस्क है उसका जो मास होगा वो क्या होगा m/4, मतलब 1/4 होगा, क्योंकि उसका एरिया 1/4 है। बड़ी डिस्क की कंपैरिजन में छोटी डिस्क का एरिया, बड़ी डिस्क की कंपैरिजन में छोटी डिस्क का एरिया क्या है 1/4 है। तो छोटी डिस्क का अगर एरिया 1/4 है तो छोटी डिस्क का मास भी क्या होगा 1/4। हमने जो स्मॉल m लिया है वो रिमूवल पार्ट का मास नहीं है। स्मॉल m किसका पार्ट है, जो डिस्क हम रिमूव कर रहे हैं, ये छोटी वाली डिस्क का मास है। समझे बच्चों? अब हम इसको पुट करना चालू करेंगे इसके अंदर। तो 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले शांति से देखो, इधर देखो। अब कैपिटल M की जगह कैपिटल M आ जाएगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा m/4, और x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 क्या है r/2, और नीचे क्या आ जाएगा m-m/4। ये क्या आ जाएगा -mr/8, और ये क्या आ जाएगा 3m/4। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये 2 × 3 × 2 क्या आ जाएगा 6। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा -r/6। अब ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, बट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे 0 आ जाएगा। क्यों? उसका कारण ये है बच्चों, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर दोनों का क्या है, इसका भी 0 है और इसका भी क्या है 0 है। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर से थोड़ा सा -r/6 इधर पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझे।